पिछले एपिसोड में यू हाउ को पता चला था कि यहाँ पर तो 5 रिंग वाले सोल किंग भी आए हैं, जिसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद यू हाउ इनसे कहने लगता है कि वहाँ पर तो 5 सोल रिंग वाले 2 सोल किंग आपस में फाइट कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकर इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वे सभी काफी परेशान होने लगे थे। और फिर ननान कहने लगती है कि लगभग 50 लेवल वाले किंग इंचार्ज में है, जिस बात से ऐसा लगता है कि बाकी टीम के मेंबर भी कम से कम लेवल 40 वाले जरूर होंगे, जबकि हमारे बीच में हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल वाला लेवल 43 है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो इनसे कहने लगता है कि अब तो केवल कुछ ही मैच की बात है और तब तक सियाओ टाओ और बाकी लोग भी हमारे टीम में वापस आ जाएंगे, जिसके बाद से हमारे टीम में भी ना केवल सोल किंग होंगे बल्कि हमारे पास में तो 6 रिंग वाला एक सोल एम्परर भी होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई केवल इसके भरोसे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो सबसे कहता है कि जब तक वे यहाँ पर वापस नहीं आ जाते हमें किसी भी कीमत पर अपने एकेडमी को जिताना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। तभी सेंसी थोड़ा सा हैरान होते हुए बेई से कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर बेई भी उसे हाँ कर देता है, जिस पर सेंसी उससे कहता है कि क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो गया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इसके लिए टाइम नहीं आया है। तब इसकी बात सुनकर बेई कहने लगता है कि यूहा और बाकी आने वाले टर्म के लिए कोर हैं और इसीलिए अगर हम एक्सपोज भी हो गए तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर सियाओ इससे थोड़ा सा परेशान हो जाती है और फिर यूहा उसे कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि आपके और सेंसी के पास में अभी भी हिडन एबिलिटी है। तब इस पर सेंसी कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि हम आउटर कोर्ट यार्ड के ट्विन स्टार्स हैं और इसके बाद भी हम इतने आसानी से अपने टीम को हारने देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग सेंसी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आज के मैच में आपने अपने कितने % पावर का यूज किया था। तब इस पर सेंसी उसे बताता है कि वह तो केवल 30 से 40% तक का पावर था और इसके अलावा अगर मैं बेई के साथ में मिलकर अपने पावर का यूज करता हूँ तब केवल उस तरह से मैं अपने असली पावर का यूज कर पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अगर उस कंडीशन में कोई एवरेज कल्टीवेशन वाला एम्परर भी हमारा सामना करने के लिए आ गया तब उसके बाद भी वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी काफी खुश हो गए थे और सियाओ कहने लगती है कि इस तरह से हम तो सियाओ टाओ और बाकी लोगों के आने तक बहुत ही आसानी से मैच को जीत पाएंगे। लेकिन तभी यू हाउ कहने लगता है कि केवल बेई और सेंसी ही इसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि मैं वांग और सियाओ तो टीम के लिए काफी कमजोरी हैं। लेकिन यह सुनकर वांग उससे कहता है कि क्या तुम हर समय मुझे अपने साथ में लेकर बात करना बंद करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे सभी हंसने लगे थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बेई को टीम के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी तैयार होकर टीचर जामा के साथ में जाने लगे थे, जहाँ पर टीचर जामा इनसे सोल गाइड के बारे में बात करने लगती है और फिर उनसे पूछती है कि तुम सोल मास्टर के रूप में सोल गाइड के बारे में क्या सोचते हो। तब इस पर बेई कहता है कि इसके ही वजह से टैंक क्लैन डिक्लाइन हो गया और इसी तरह से बाकी लोग भी सोल गाइड के बारे में अपना अपना आइडिया देने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग को तो सोल गाइड के नाम से भी नफरत होती है, जबकि यू हाउ कहता है कि शायद इस कमी को मैं अपने टीम के अंदर पूरा कर पाऊं। तब इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि अब तुम जिस शो को देखने वाले हो वह चीज पहले से पूरी तरह डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल कुछ ही प्योर सोल मास्टर बचे हुए हैं और अब तो सोल मास्टर और सोल गाइड एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब होने लगे हैं। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगभग उनमें से हर किसी के पास में सोल गाइड है। जिस पर सेंसी कहता है कि शायद वे सोल मास्टर के बारे में भूल रहे हैं, क्योंकि एक सोल मास्टर का बैटल प्योर होना चाहिए जबकि सोल गाइड तो पूरी तरह से एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टीचर जामा कहती है कि श्रेक एकेडमी के सभी सीनियर भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में एक बार सोचो और मुझे बताओ कि जब हम इविल सोल मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए माउंटेन के अंदर गए हुए थे तब उस कंडीशन में अगर हम सभी के पास में भी डिफेंसिव सोल गाइड होता तो क्या उनके एक्सप्लोजन के वजह से हमें कोई भी नुकसान हुआ होता। तब इसके बारे में सुनकर काइतो कहने लगता है कि वे सोल गाइड एलिमेंटल बम भले ही अचानक से ब्लास्ट हुए थे, लेकिन इसके बाद भी वे लेवल 6 वाले डिफेंसिव सोल गाइड को ब्रेक नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके सियाओ भी इस बात से काफी उदास हो गई होती है और फिर कहती है कि अगर वहाँ पर हमारे पास में भी डिफेंसिव सोल गाइड होता तब उस तरह से उसमें सीनियर हाउस वन को खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। तभी सेंसी कहने लगता है कि भले ही अभी हम उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें सोल गाइड की जरूरत हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने सही से प्रैक्टिस किया तब इस तरह से सोल गाइड का फंक्शन तो हमारे लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। लेकिन तभी टीचर जामा कहती है कि अगर तुम सेल्फ कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी तुम सोल गाइड डिवाइस को सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो और क्या इसके बाद भी तुम्हें नहीं लगता कि वह ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद वो मास्टर स्वान के बारे में बात करते हुए कहती है कि वह तो लेवल 98 वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्राउड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सन मून एम्पायर में लेवल 9 वाले कुछ ऐसे सोल मास्टर हैं जो कि अभी भी बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं और इसके अलावा वहाँ के लेवल 10 वाले लीजेंडरी सोल मेंटर के बारे में बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ये सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर टीचर जामा इनसे कहती है कि इंसान जैसे ही सभी सोल बीच को मार देंगे तब इस तरह से आने वाले समय में सोल्डिंग एक बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर तब उस सिचुएशन में सोल गाइड इंसानों का ताकत बनेंगे। इसीलिए वो इनसे कहती है कि अगर हमें एलिमिनेट होने से बचना है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो
वो इनको अपने साथ में लेकर कहीं पर जाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी उसकी बात मानकर उसके साथ में जाने लगे थे और इस तरह से इनको पता चलता है कि वे तो किसी ऑक्शन हाउस में जा रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अचानक से यहाँ से आगे जाने से रुक गया था, जिसे देख यू हाउस से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तब वांग उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या होने लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी भी तरह से सोल गाइड के पास में नहीं जाना चाहता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाउस से समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस पर वांग उससे कहता है कि अब मैं इसके बारे में खुद ही सोचना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से वापस रूम पर जा रहा हूँ। तब इसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि वांग बचपन से ही किसी हिडन सेक्ट में रहा है, इसीलिए सोल गाइड डिवाइस से नफरत होना बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन असल में वांग ने कभी भी यू हाउ को अपने फैमिली या फिर अपने सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए यू हाउ को इस बात से थोड़ी सी हैरानी होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी स्टारलाइट ऑक्शन हाउस में आ जाते हैं, जो कि पूरे स्टारलू एम्पायर में सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है। तभी टीचर जामा बताती है कि आज सोल गाइड का स्पेशल शो है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आज के ऑक्शन शो को होस्ट करने के लिए एक लेडी यहाँ पर आ गई थी और फिर इनको बताती है कि आज के ऑक्शन में लेवल 3 से लेकर लेवल 6 वाले सोल गाइड होंगे। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहता है कि यह तो असल में सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए टेलर मेड है। लेकिन इसी के साथ उसे डाउट होता है कि कहीं इसके पीछे स्टारलू एम्पायर का प्रमोटर का हाथ तो नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो होस्ट अब यहाँ के ऑक्शन को शुरू कर देती है और वो सबसे पहले इनको लेवल 3 वाले रिमोट सोल गाइड को दिखाती है, जिसके पास में सोल पैरालिसिस रे वाली पावर है। फिर वो आगे कहती है कि इसके कोर फॉर्मेशन को लेवल 6 वाले मास्टर के द्वारा इम्प्रूव किया गया है, जिसके अंदर की पैरालिसिस इफेक्ट वाला अटैक पावर है। इसी के साथ वो कहती है कि अगर इसका यूज करके 5 रिंग सोल किंग के ऊपर अटैक कर दिया, तब इसके बारे में सुनकर काइतो सोचने लगता है कि यह तो बहुत ही कम टाइम में पैरालाइज कर देता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह ऑर्डिनरी लेवल 3 वाले सोल गाइड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसका स्टार्टिंग प्राइस 1000 गोल्ड कॉइन है और इसीलिए हर बार इसकी कीमत कम से कम 50 गोल्ड कॉइन बढ़ानी होगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सोल गाइड वेपन के लिए बिडिंग स्टार्ट हो गया था और फिर बहुत सारे लोग इसे लेने के लिए अपने अपने तरफ से बिडिंग को लगाने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जामा इसके लिए 2500 गोल्ड कॉइन की बिडिंग लगा देती है, जिसके बाद अब कोई भी इससे ज्यादा की बिडिंग नहीं लगाता और अब इस तरह से यहाँ की होस्ट इस डील को फाइनल कर देती है। तभी टीचर जामा इनसे पूछती है कि इस सोल गाइड को कौन यूज करना चाहेगा। तब इस पर वही कहता है कि हमारे कल्टीवेशन के हिसाब से लेवल 3 वाला सोल गाइड वेपन तो किसी काम का नहीं है। जिसके बाद यू हाउ कहता है कि हमें इसे सियाओ को दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब इसकी सोल पावर लेवल 29 में पहुंच गई है और इसीलिए यह किसी भी समय ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ ने इसे लेने से मना कर दिया था और फिर कहती है कि शायद इसे यू हाउ को देना सबसे ज्यादा सही होगा, क्योंकि वो इसके पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी यू हाउ से इसे ले लेने के लिए कहती है, क्योंकि वैसे भी इस ऑक्शन में अभी बहुत सारे सोल गाइड वेपन आने वाले थे और इसीलिए वे बाद में इसमें से अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि दूसरे वाले आइटम का भी ऑक्शन शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी लोग अपने अपने तरफ से बिडिंग लगाने लगे थे और इसी तरह से यह ऑक्शन काफी टाइम तक चलता रहता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और सोल गाइड का ऑक्शन शुरू हो गया था, जिसका नाम बेबी बॉटल होता है। तब इसके ऐसे फनी नाम को सुनकर सियाओ हंसने लगती है, जिसके बाद वो होस्ट कहती है कि यह तो केवल इसका कॉमन नेम है, जबकि यह तो असल में एक रिचार्जेबल सोल गाइड है। फिर वो इनसे बताती है कि इसका काम सोल पावर को पूरा करना है, इसीलिए वो सोल मास्टर के सोल पावर के हिसाब से इसे पूरा करता है। इसी के साथ वो कहती है कि यह लेवल 4 वाला मिल्क बॉटल भी है और इसका स्टार्टिंग प्राइस वो 6000 गोल्ड कॉइन रखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे पाने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरफ से बिडिंग लगाने लगे थे, लेकिन तभी टीचर जामा इसके लिए 25,000 गोल्ड कॉइन की बिडिंग लगा देती है, जिसके बाद अब कोई भी इससे ज्यादा की बिडिंग लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता और इस तरह से यह सोल गाइड भी टीचर जामा का हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अब यहाँ के आखिरी आइटम के ऑक्शन होने की बारी आ गई थी और वो होस्ट इनको बताती है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसके बाद भी उसे यकीन होता है कि जो कोई भी इसके बारे में समझ गया तब उसे इसके असली कीमत के बारे में बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और तभी यू हाउ भी अपने आई पावर का यूज करके इसे देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके वजह से उसे कोई शॉक लग गया था, जिसे देख टीचर जामा परेशान होते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी इस आइटम को देखते ही काइतो कहने लगता है कि यह तो कार्विंग नाइफ है, जिसके बारे में सुनकर सियाओ पूछती है कि ये क्या होता है। तब काइतो कहता है कि सोल गाइड को बनाने के लिए उसके फॉर्मेशन को बनाना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही स्पेशल फ्लैश इनग्रेविंग मेथड का यूज किया जाता है। इसीलिए जितने हाई लेवल के सोल गाइड को बनाना होता है तब इसके लिए उतने ही हाई लेवल के कार्विंग नाइफ का यूज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यहाँ की होस्ट भी इनको इसके बारे में बताने लगी थी और कहने लगती है कि यह चीज पूरे कॉन्टिनेंट के कार्विंग नाइफ के लिस्ट में है, जो कि टॉप 100 वाले कार्विंग नाइफ में से एक है। तब इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहने लगती है कि श्रेक एकेडमी में केवल 2 लिस्टेड कार्विंग नाइफ हैं, जो कि सोल गाइड एकेडमी के डीन सियान और मास्टर फानियो के पास में है। तभी एक आदमी होस्ट के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इसके बिडिंग को स्टार्ट क्यों नहीं करती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो होस्ट इनसे कहती है कि आपको इसके बारे में शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्विंग नाइफ भले ही कीमती है, लेकिन असल में इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब इसके बारे में सुनकर वे लोग इस बात से परेशान होने लगते हैं, जिसके बाद वो होस्ट कहती
देती है कि यह कार्विंग नाइफ रैंकिंग के मामले में 99 नंबर पे आता है, लेकिन अगर इसके असली एबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो टॉप 30 में आना भी इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसके लो रैंकिंग के होने का असली वजह है कि इसमें कर्स है। तो अब कर्स के बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तब वो होस्ट इनको बताती है कि इसे सोल ईटिंग कार्विंग नाइफ के नाम से भी जाना जाता है, और फिर इनको बताने लगती है कि सन मून एम्पायर आज से 3000 साल पहले आया था, और इसीलिए जब से यह लेवल 9 वाले सोल इंजीनियर के हाथ में से आया तभी से ये अपने ओनर के साथ में बहुत बड़ी तबाही लाता है। इसके वजह से ही बहुत सारे सोल इंजीनियर के साथ में फाइट होने लगा, और इसके सभी 37 ओनर्स बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। लेकिन तभी इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि यह तो गोल्ड ऑफ लाइफ है। वहीं काइतो कहने लगता है कि मैंने भी अपने टीचर से इसके बारे में एक बार सुना था, और इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि इसका कर्स असल में कोई र्यूमर नहीं है। अब इसके वजह से इनको ऐसा लगने लगा था कि इसको हैंडल करना काफी मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 लाख गोल्ड कॉइन रखती है, और अब इस तरह से उसने इसके बिडिंग को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी इसके ऊपर बिडिंग लगाने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि यह चीज काफी खतरनाक है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यू हाउ इसे लेने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बारे में सुनते ही इसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर होस्ट बाकी लोगों से पूछने लगती है कि क्या और कोई भी इसके ऊपर बिडिंग लगाना चाहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे इस बात से काफी परेशान होने लगा था, जिस पर यू हाउ टीचर जामा से कहता है कि मेरे पास में इस कर्ज को रिमूव करने का तरीका है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब और कोई इसके ऊपर बिडिंग लगाने के लिए रेडी नहीं होता, और अब इस तरह से यह कार्विंग नाइफ यू हाउ के पास में आ जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से अपने होटल में वापस आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आते ही यू हाउ को सबसे पहले वांग के बारे में चिंता होने लगती है, और इसीलिए वो उसके बारे में पता लगाने के लिए उसे खोजने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि वांग तो किसी बात से बहुत ज्यादा उदास है, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन इस पर वांग कहता है कि खुद मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने सभी को सोल गाइड के बारे में बात करते हुए सुना तब अचानक से मेरे अंदर इसके लिए काफी परेशानी हो गई। इसी के साथ वो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे माइंड में कोई दूसरी कॉन्शियसनेस भी है, जिसे कि असल में सोल गाइड से बहुत ज्यादा नफरत है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाव हैरान होते हुए सोचने लगता है कि कहीं वांग के स्पिरिचुअल सी में कहीं कोई दूसरी चीज तो नहीं है। इसके बाद वो वांग से कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक स्पिरिचुअल सोल मास्टर हूँ, और इसीलिए अगर सच में तुम्हारे कॉन्शियसनेस में कोई चीज है तो मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर जाकर इसे देख सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके लिए रेडी हो जाता है, और फिर यू हाव इसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम इसे रेजिस्ट करने की कोशिश ना करना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए इसके स्पिरिचुअल सी में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसे बहुत सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाई देते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से इसके सामने कोई चीज चमकने लगती है, जिसे देख बिंग और टियानमेंग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके सामने कोई बहुत ही मिस्टीरियस फिगर आ जाती है, जिसे देखते ही टियानमेंग यू हाउ से यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस फिगर अपने पावर का यूज करके यू हाउ को अपने तरफ खींचने लगती है, जिसे देखते ही बिंग और टियानमेंग समझ जाते हैं कि यू हाउ किसी बहुत बड़े खतरे में है, और इसीलिए वे तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे तो किसी तरह से बाहर लेकर आ गए थे, लेकिन तभी वांग के बॉडी को देख यू हाउ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइंट टेप को भी इसके बारे में पता चल गया था, और फिर वो कहने लगता है कि सियाओडोंग के साथ में कुछ होने लगा है। लेकिन तभी यह देखते ही बुल पाइथन उसे रोकने लगता है, जिस पर जाइंट टेप उससे कहता है कि बिग ब्रदर सियाओडोंग किसी बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन इस पर बुल पाइथन उससे कहता है कि केवल उसका सील कुछ समय के लिए ट्रिगर हुआ था, जबकि वह पूरी तरह से ओके है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जाइंट टेप को इसके बारे में चिंता होती है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं अब श्रेक स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन इस पर बुल पाइथन उससे कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस समय सियाओडोंग श्रेक स्कूल में नहीं है, और तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि वो भी हर समय उसे देख रहा है। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर जाइंट टेप कहता है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन सील का ट्रिगर होना भी तो बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपने सेक्ट के डिसाइपल को भेजना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बुल पाइथन उससे कहता है कि केवल सियाओडोंग को ही नहीं बल्कि इस एंशिएंट सेक्ट को भी प्रोटेक्ट करना हमारी ही जिम्मेदारी है, जो कि हजारों सालों से यहाँ पर चला आ रहा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।